नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम भारत में चोरी हो चुका है या कहीं गुम हो चुका है और यही परमाणु बम अगर किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लग जाए तो इस खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हिरोशिमा पर गिराए गए फैट बम यानी परमाणु बम में जितने प्लूटोनियम लगे थे उससे महज 1 किलोग्राम कम प्लूटोनियम नंदा देवी में गुम हो चुका है। घटना 70 के दशक की है। भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद जब भारत को शर्मनाक हार हुई थी और पूर्वी और पश्चिमी मुल्क के बीच शीत युद्ध हुआ था, यानी अमेरिका और रूस के बीच जो कोल्ड वॉर परवान पे था, उस वक्त देश हित में जितने भी दो देश थे पूरी दुनिया में वो चाहते थे कि एक दूसरे देश को मसल के रख दिया जाए। इस बीच सन 1964 में चीन ने जिनजियांग प्रांत में पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को सकते में डाल दिया। अमेरिका समेत तमाम देश चीन के इस परीक्षण से सकते में थे। उन्हें अंदेशा होने लगा था कि चीन आने वाले समय में खुद को ऐसे घातक बम से लैस कर लेगा जिससे शक्ति संतुलन दुनिया का बिगड़ सकता है। अमेरिका ने तय किया कि चीन की इस तरह की तमाम गतिविधियों पर वो नज़र रखेगा। इसके लिए अमेरिका खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर उत्तराखंड के चमोली में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस लगाने का फैसला लिया। अब नंदा देवी के चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि जिनजियांग प्रांत यहाँ से साफ दिखता था और इसकी चोटी से अगर आप कोई भी चीज़ जाके खड़े रहें तो पूरा चीन यानी खासकर जो जिनजियांग प्रांत है उस पर आप खासी नज़र रख सकते थे। डिवाइस को लगाने के लिए भारी भरकम उपकरणों को 7,816 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई से ऊपर ले जाना था। भारी भरकम मशीनों में 56 किलोग्राम के एक उपकरण के अलावा 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांसीवर और न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर जनरेटर शामिल थे। इनके अलावा 7 कैप्सूल्स में 5 किलोग्राम प्लूटोनियम भरकर लाया गया। प्लूटोनियम पावर जनरेटर के लिए बिजली मुहैया कराने का काम करता है और प्रतिकूल मौसम में भी जनरेटर चलता रहता है, इसलिए प्लूटोनियम के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया था। वैसे मुख्य मिशन को अंजाम देने से पहले अलास्का की पर्वत चोटी पर प्रायोगिक तौर पर ऐसे ही यंत्र लगाए गए थे। इसमें भी भारतीय और अमेरिकी एक्सपर्ट मौजूद थे। अलास्का का प्रयोग सफल होने के बाद नंदा देवी की चोटी पर इस डिवाइस को इंस्टॉल करने का काम शुरू किया गया था। इन वजनी उपकरणों को सही सलामत चोटी तक ले जाना बेहद मुश्किल कार्य था। इसके लिए स्थानीय पर्वतारोहियों, CIA तथा IB के अफसरों, विशेषज्ञों को मिलाकर 200 लोगों की एक मजबूत टीम तैयार की गई। टीम का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली को। मैं नंदा देवी के भी खिलाफ था क्योंकि नंदा देवी भी चाहे 25,000 फुट से ऊंची है लेकिन वो भी मुश्किल पीक है और फिर इतना सामान ले जाना, सब कुछ करना, लेकिन वो माने नहीं अमेरिकन, तो फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ा। लेकिन 14 अक्टूबर को जब ऊपर जाना था तो बहुत ही बड़ा तूफ़ान ब्लिज़र्ड आ गया। ब्लिज़र्ड में होता है कि तूफ़ान भी होता है और स्नोफॉल भी होती है, तो फिर हम लोग वो तो बचना मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा कि फ़ौरन वापस आओ सारे बेस कैंप में। उस वक्त इस मशीन को दुनिया का सबसे बड़ा मिशन बताया गया था। इसकी वजह थी 200 लोगों की टीम। इसमें खर्च भी बहुत हुआ था। कहते हैं कि टीम में शामिल लोगों को CIA की तरफ से वो जैकेट मुहैया कराए गए थे जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष में जाते वक्त वैज्ञानिक किया करते थे। बहरहाल 18 अक्टूबर 1965 को सभी ज़रूरी उपकरण लेकर टीम 7,239 मीटर कैंप 4 तक पहुंच गई। वहां से नंदा देवी चोटी महज 577 मीटर दूर थी। टीम के सदस्य चोटी को देख पा रहे थे और मिशन को लगभग पूरा मान चुके थे, लेकिन ऐन वक्त बर्फानी तूफान आ गया और मौसम बेहद खराब हो गया। मौसम इतना खराब था कि अगर वो वहाँ थोड़ी देर भी रुक जाते तो हिम समाधि ले लेते। नतीजतन कोहली ने मिशन को स्थापित कर देने की घोषणा की और सारे उपकरण वहीं छोड़कर लौट जाने को कहा। पूरी टीम सही सलामत लौट आई। करीब 6 महीने तक इंतजार करने के बाद मई 1966 में अधूरा मिशन पूरा करने के लिए टीम के कुछ सदस्य अमेरिकी साइंटिस्ट के साथ दोबारा वहां जाने का फैसला करते हैं। हालांकि तब तक टीम के कुछ मेंबर्स और खुद कोहली इस नतीजे तक पहुंच चुके थे कि नंदा देवी की चोटी पर पहुंचना
मुश्किल है और खुफिया मिशन की बात है तो क्यों ना इसे छोटे से पर्वत पर रख दिया जाए और ना कि नंदा देवी के जैसे ऊंचे पर्वत पर। आखिर में ये तय किया गया कि नंदा देवी से उपकरण उतारे जाएंगे और उन्हें पास के 6,861 मीटर ऊंचे पर्वत नंदा कोट पर स्थापित किया जाएगा। उपकरण वापस लाने के लिए टीम नंदा देवी पर्वत के कैंप 4 पर पहुंची तो उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वहां ना तो एंटीना था, ना जनरेटर और ना ही प्लूटोनियम से भरे कैप्सूल। अगर वहां कुछ था तो वो थी सिर्फ बर्फ। हैरानी की बात ये थी कि जिस नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में प्लूटोनियम कैप्सूल गुम हुआ वहीं ऋषि गंगा का उद्गम स्थल है जो आगे जाकर गंगा में मिल जाता है। गंगा भारत की जीवन रेखा है। ऐसे में ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है कि अगर प्लूटोनियम गंगा नदी में मिल जाएगा तो क्या होगा। हालांकि मानने वाले इस ख्याल को अव्यवहारिक या काल्पनिक मान सकते हैं, लेकिन सच यही है कि वो कैप्सूल नंदा देवी में ही कहीं दबे पड़े हैं और किसी भी समय बाहर निकलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। कैप्सूल्स में प्लूटोनियम से बेखबर थे कोहली। नंदा देवी पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस स्थापित करने का पूरा मिशन बेहद सावधानी से और एहतियात बरतते हुए अंजाम दिया गया था। प्लूटोनियम की तासीर गर्म होती है, इसलिए कैप्सूल भी गर्म रहता था। यही वजह थी कि सर्दी के मौसम में इस मिशन को अंजाम देने का निर्णय लिया गया। कैप्सूल उठाने वाले सभी पर्वतारोहियों के ऊपरी कपड़ों पर सफेद दाग लगाए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि प्लूटोनियम का रिसाव होने पर सफेद दाग का रंग बदल जाता है और इससे वैज्ञानिकों का पता चल जाता। 67 में ढूंढते रहे, 68 में ढूंढते रहे, कुछ भी नहीं मिला। तो अमेरिकन ने पहले तो हमें काफ़ी डरा दिया। कहते हैं कि अगर ये गंगा में चला गया तो मिलियंस ऑफ इंडियंस विल डाई। इस पूरे मिशन में सबसे दिलचस्प पहलू ये कि खुद कोहली को नहीं पता था कि प्लूटोनियम ऐसा तत्व है जो हवा पानी को प्रदूषित कर लोगों की जान ले सकता है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा, नीचे दब गया होगा। और बर्फ है तो गर्म, 100 साल की लाइफ है उसकी, तो गर्म से नीचे जाता जहाँ पे राख होगी वहाँ ठहर गया होगा। जो इनको डर लगता है, तो मैंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है तो नई मशीनें लेके लेटेस्ट आप जाके देखो, पता तो लग जाएगा। अगर उधर कहीं दबा हुआ दूर से भी पता लग सकता है। उसमें खर्चा बड़ा आएगा, तो शायद CIA या इंडियन गवर्नमेंट मिलके या जैसे भी गवर्नमेंट फैसला करे तो थोड़ा देखने में कोई नुकसान नहीं है। प्लूटोनियम खोजने की हर कोशिश फेल रही। मई 1966 में टीम नंदा देवी से बैरंग लौट गई, लेकिन उनके दिलो दिमाग में एक बेचैनी तो थी ही कि अगर उन्हें बरामद नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा 1967 में दोबारा टीम वहां पहुंची, लेकिन इस बार भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। प्लूटोनियम का गुम होना एक बड़ी चूक थी। अगर इसे सार्वजनिक कर दिया जाता तो देशवासियों के लिए ये खौफ का बायस बन जाता। इसलिए तय हुआ कि इस राज को किसी भी कीमत में खोला नहीं जाएगा। मिशन में शामिल अफसरों ने भी भरसक कोशिश की कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। मिशन के विफल होने के 1 दशक तक पूरा मामला दबा रहा, लेकिन साल 1977 में ये सार्वजनिक हो गया। सन 1977 में आउटसाइड नाम की एक पत्रिका ने इसके बारे में विस्तार से एक स्टोरी छाप दी। इस स्टोरी के छपने के बाद देश के सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। नतीजतन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में इस ऑपरेशन के बारे में बताना पड़ा। यही नहीं, सांसदों के दबाव में आकर उन्होंने गुम हुए प्लूटोनियम कैप्सूल का पता लगाने की पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया। इसके लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आत्माराम और परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन होमी सेठना के नेतृत्व में 6 सदस्यीय वैज्ञानिक कमेटी का गठन किया गया। मगर इस कमेटी के साथ दिक्कत ये रही कि उन्हें पड़ताल के लिए पूरी तरह से अमेरिका की ओर से मुहैया कराए गए दस्तावेज पर ही निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका की तरफ से 94 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसी के आधार पर जांच की शुरुआत हुई। कमेटी ने केंद्र सरकार को कई अनुशंसाएं की। इनमें नंदा देवी के करीब हवा, पानी और मिट्टी में विकिरण की संभावित मौजूदगी को लेकर नियमित जांच, प्लूटोनियम कैप्सूल का पता लगाने के लिए नई तकनीक विकसित करना आदि शामिल थे। इन अनुशंसाओं के बावजूद प्लूटोनियम कैप्सूल का पता नहीं लगाया जा सका।
जब प्लूटोनियम कैप्सूल गुम हो गए थे तो उस वक्त कई तरह की शंकाएं आशंकाएं थीं। कुछ साइंटिस्ट मान रहे थे कि अगर प्लूटोनियम पानी में मिल भी गया तो बहुत खतरा नहीं होगा, तो वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इन सब के बीच प्लूटोनियम कैप्सूल के गुम होने के कुछ समय बाद ही CIA ने IB को अलर्ट किया था कि ये गंभीर चिंता की बात है। CIA ने IB से कहा था कि गंगा के उद्गम से लेकर कोलकाता तक के लोग इसकी जद में आ सकते हैं। हालांकि बाद में CIA खुद ही अपनी बात से मुकर गई और कहा कि इससे बहुत खतरा नहीं है और अगर गंगा में मिल भी जाए तो इसका मानव पर बहुत कम असर होगा। मगर CIA ये बताना भूल गई या छिपा गई कि विकिरण का असर तुरंत पता नहीं चलता है, बल्कि धीरे धीरे इसका असर बढ़ता है। मोरारजी देसाई के निर्देश पर गठित कमेटी के सदस्य रहे MGK मेनन हालांकि मानते हैं कि इसके खतरे बड़े हैं। अलबत्ता 70 के दशक में थोड़ी बहुत पड़ताल जरूर हुई, लेकिन उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी बीच साल 2007 में स्टील पोस्ट इंटेलिजेंसर में छपे लेख में एक हैरतअंगेज खुलासा हुआ जो बताता है कि प्लूटोनियम का खतरा अब भी बरकरार है। लेख में लिखा गया कि साल 2005 में अमेरिका पर्वतारोही और लेखक पी टेकेडा ने नंदा देवी अभयारण्य से पानी के नमूने लिए थे। इन नमूनों की जांच में प्लूटोनियम 239 की मौजूदगी की आशंका जताई गई है। लेख में ये भी बताया गया कि प्रकृति में ऐसे तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। साथ ही लेख में उल्लिखित ये तथ्य निश्चित तौर पर चिंता का सबब है, लेकिन अफसोस की बात सरकार की तरफ से इसको लेकर भी गंभीरता नहीं दिखाई गई।